नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कहा, सहकारिता क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनॉथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियसिस भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम और दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सामने मौजूद कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। केंद्र गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर दिल्ली के लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क लगाना अनिवार्य। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में मल्लपुरम में आज शाम 4 बजे गुजरात का मुकाबला सर्विसेज से और मंजेरी में रात 8 बजे ओडिशा का सामना मणिपुर से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। सही उत्तर है चेम्पा कर्मण पिल्लई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैदर पारा के स्वास्तिक घोष। नमस्ते, मैं स्वास्तिक घोष सिलीगुड़ी शहर वेस्ट बंगाल राज्य से हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज में हिस्सा लेते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे राज्य में सुभाष चंद्र बोस, शहीद खुदीराम बोस, मातंगिनी हजरा जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। मैं प्रसार भारतीय को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न, उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नया नाम दिया था और कारशांग में नजरबंदी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बच निकलने में मददगार रहीं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में आज कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और कुछ की आधारशिला रखी। उन्होंने दियोदर में नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी के विभिन्न उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि आलू प्रसंस्करण संयंत्र से आलू के विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों का उत्पादन होगा। श्री मोदी ने कहा कि बनास डेयरी पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है। उन्होंने शहद उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए बनास डेयरी की सराहना की। आलू और दूध का कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री ने बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे लगभग 1700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसान जुड़ सकेंगे। श्री मोदी ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों को बनाने के लिए विस्तारित इकाइयां भी समर्पित की। प्रधानमंत्री ने दामा में जैविक खाद और बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने खिमाना, रतनपुरा भिलडी, राधनपुर और थावर में 100 टन क्षमता के 4 गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने कहा कि जिन आधुनिक संयंत्रों का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है, वे हमारी पारंपरिक शक्ति के जरिए मजबूत भविष्य का निर्माण करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आज यहाँ एक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है। ऐसे अनेक प्लांट बनास डेयरी देश भर में लगाने जा रही है। ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। गोबर धन के माध्यम से एक साथ कई लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। एक तो इससे गांवों में स्वच्छता को बल मिल रहा है, दूसरा इससे पशुपालकों को गोबर का भी पैसा मिल रहा है, तीसरा गोबर से बायो सीएनजी और बिजली जैसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा के लोगों की कड़ी मेहनत के लिए सराहना की। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद सीआर पाटिल और बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस अधनोम इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए अभियुक्तों और अन्य लोगों की माप लेने के लिए प्राधिकृत करना है और इनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्वीकृति दी गई है जिनके फिंगरप्रिंट, हथेली, पैर, फोटोग्राफ, पलक और रेटिना स्कैन, शारीरिक जैविक नमूनों सहित कुछ अन्य माप की आवश्यकता होती है। ये नया अधिनियम 1920 के कैदी पहचान अधिनियम के स्थान पर लाया गया है। राष्ट्रपति ने दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के मौजूदा 3 नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाना है। बजट सत्र के दौरान संसद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 और दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ बैठक की। बैठक में भारत के महत्व के मुद्दों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सामने मौजूद कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। वाशिंगटन में श्रीमती सीतारामन और सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हाल के भौगोलिक और राजनीतिक विकास के प्रभाव और इसके कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में कोविड महामारी के दौरान अच्छे मॉनसून के कारण कृषि उत्पाद को बरकरार रखने में मदद मिली है। सुश्री जॉर्जीवा ने भारत के लचीलेपन की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना हुआ है। उन्होंने आईएमएफ की क्षमता विकास से जुड़ी गतिविधियों में योगदान के लिए भारत की सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर 400 रागी शबद कीर्तन करेंगे। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कल और बृहस्पतिवार को लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आयोजन के पहले दिन कल गृह मंत्री अमित शाह गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2 दिन के इस आयोजन में कई कार्यक्रम होंगे। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहे हैं। वो दिन अलग अलग कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी रेड फोर्ट में 2 दिन लगाएंगे और 21 को भारत का प्रधानमंत्री उनके बलिदान के याद में एक डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। जहाँ तक फर्टिलाइजर के यूज को कम करने का विषय है, तो नरेंद्र मोदी जी ने सॉयल हेल्थ मिशन शुरुआत की थी। उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि जो भूमि के लिए सॉयल टेस्ट के बाद रिकमेंडेशन है, उसी के अनुसार खेती में आदान का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे लागत भी घटेगी और जमीन की उर्वरा शक्ति भी ठीक रहेगी। इसी दृष्टि से सॉयल हेल्थ टेस्ट को बल देने की आवश्यकता है। ये भी मैंने राज्य के साथ विरोध किया है। साथ ही जैविक खेती और प्राकृतिक, जैविक खेती का तो लगभग रकबा हमारे देश में 38 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्राकृतिक खेती भी 4 लाख हेक्टेयर में हो रही है और काफी राज्य आगे आ रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि खरीफ अभियान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने ये बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने 52 वर्ष पहले बांग्लादेश से आए 63 शरणार्थी परिवारों को कृषि भूमि और आवास की सुविधा प्रदान की है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1970 में राज्य में शरण लेने वाले बांग्लादेश के 63 परिवारों को आवासों के आवंटन पत्र और भूखंडों के आधिकारिक कागजात सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों के पुनर्वास के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून बनाया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी।
कहा, सहकारिता क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम और दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सामने मौजूद कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। केंद्र गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर दिल्ली के लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क लगाना अनिवार्य। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में मल्लपुरम में आज शाम 4 बजे गुजरात का मुकाबला सर्विसेज से और मंजेरी में रात 8 बजे ओडिशा का सामना मणिपुर से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 186 करोड़ 72 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,89,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। देश में फिलहाल 11,860 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक कुल 83 करोड़ 25 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में कल कोविड के 59 रोगियों की पुष्टि हुई। इस दौरान संक्रमण से एक रोगी की मृत्यु हो गई। राज्य में अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 78,75,904 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के कारण राज्य के 7 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसका प्रभाव एनसीआर के जिलों में है। उन्होंने एनसीआर से जुड़े प्रदेश के 6 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में कोविड की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ और इन 6 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में जहां गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 65 नए मामले मिले हैं, राज्य में फिलहाल कोविड संक्रमण के 695 सक्रिय मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 115 नए मरीज पिछले 24 घंटों में ही मिले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति का मास्क पहनना अनिवार्य है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने कल श्रीनगर में आयोजित एक सभा में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सभी से मानवता की भलाई के लिए काम करने का आग्रह किया। अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा के लिए धार्मिक प्रमुखों के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया था। ये आकाशवाणी है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 19 अप्रैल 1910 को ब्रिटिश शासन ने नासिक के मजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन की हत्या के आरोप में अनंत कान्हेरे, कृष्णाजीराव कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी। स्वातंत्र्यात जगण्याचा माझा अधिकार माझ्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही आणि वेळप्रसंगी तो प्राप्त करण्यासाठी मी प्राणांची बाजीही लावली। गुरुला गुरुदक्षिणा द्यायची वेळ आल्यानंतर असे घाबरून मागे हटला? तुझ्या सहकार्यांना जाऊन सांग कि हा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जैक्सनचा वध करण्यास तैयार है। मैजिस्ट्रेट आर्थर जैक्सन अभिनव भारत सोसाइटी की राष्ट्रवादी गतिविधियों से अवगत थे। जैक्सन ने स्वतंत्रता सेनानी बाबा राव सावरकर को गिरफ्तार किया और उन पर अभियोग चलाया था। अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे ने इसका बदला लिया। जैक्सन की प्रोन्नति और बॉम्बे स्थानांतरण होने पर उनके लिए नासिक के विजयानंद थिएटर में 21 दिसंबर 1909 को विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जब जैक्सन थिएटर पहुंचे, अनंत कान्हेरे कूदकर उनके सामने आ गए और ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। मौके पर ही जैक्सन की मौत हो गई। अनंत को पकड़ लिया गया और बॉम्बे अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। अनंत के साथ कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर भी अभियोग लगाया गया और 19 अप्रैल 1910 को तीनों को फांसी दे दी गई। जेल अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर जला दिए और अस्थियां तक घर वालों को सौंपने के बदले ठाणे के निकट समुद्र में फेंक दी। इन महान शहीदों कृष्णाजी कर्वे, अनंत कान्हेरे और विनायक देशपांडे को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी गंगाधर परोजा का भी स्मरण कर रहे हैं। 1943 में 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी गंगाधर ने महात्मा गांधी के करो या मरो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारतामो जन्मभूमि, भारतामो कर्मभूमि, भारतामो जन्मभूमि मो कर्मभूमि मो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगाधर को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें विचाराधीन राजनीतिक कैदी के रूप में नवरंगपुर उप कारागार में रखा गया। कैद की अवधि में ही गंगाधर को ऐसे माहौल में रखा गया जहां चिकित्सा देखभाल के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। बाद में 18 अप्रैल 1943 को उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार ने नवरंगपुर उपजेल में खराब स्थितियों के लिए अपने विभाग को जिम्मेदार ठहराया। बाद में गंगाधर और अन्य राजनीतिक बंदियों को कोरापुट जिला जेल भेज दिया गया। वहां हृदय गति रुक जाने के कारण 19 अप्रैल 1943 को गंगाधर परोजा का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस सपूत गंगाधर परोजा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वाधीनता सेनानी शंकर दयाल मिश्र को भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1943 में आज के ही दिन उनका निधन हुआ था। शंकर दयाल का जन्म 1919 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। वे एक कर्मठ कांग्रेसी थे और भारत छोड़ो आंदोलन तथा अकाल जैसी स्थिति पर लोगों के असंतोष व्यक्त करने में सक्रियता से शामिल थे। प्रांत में कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद कई अन्य लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1942 से मार्च 1943 के दौरान उन्हें रायपुर जिला जेल और जबलपुर जिला जेल में हिरासत में रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। 1943 में 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। महान शहीद शंकर दयाल मिश्र को हमारा नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी विधु रंजन भट्टाचार्य को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 1930 में 19 अप्रैल को शहीद हुए थे। विधु रंजन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे और 18 अप्रैल 1930 के चटगांव हमले में शामिल थे। इस हमले के दौरान हुई मुठभेड़ में विधु रंजन घायल हो गए और अगले ही दिन 19 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त विधु रंजन भट्टाचार्य को हमारी सादर श्रद्धांजलि। आज हम मध्य प्रदेश के सागर निवासी शहीद पूरन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने अपने क्षेत्र के आंदोलनकारियों को एकजुट किया और सागर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान पूरन को पकड़ लिया गया और 1858 में 19 अप्रैल को फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत शहीद पूरन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये आकाशवाणी है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश के अंतरिक्ष मिशन के लिए आज की तारीख का विशेष महत्व है। 19 अप्रैल 1975 में देश के पहले मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस उपग्रह को तत्कालीन सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। इस कदम के साथ ही अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला भारत विश्व का 11वां देश और चीन के बाद दूसरा विकासशील देश बन गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सचिव पद्मा आंगमो ने आज लेह के आकाशवाणी केंद्र में पहले लद्दाखी वॉइस ओवर और डबिंग कलाकार प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के सहयोग से 10 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर लद्दाखी युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आज विश्व लीवर दिवस है। स्वस्थ जीवन शैली, तैलीय खाद्य पदार्थों से बचने और लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में आज मल्लापुरम में कोटापड्डी स्टेडियम में शाम 4 बजे गुजरात का मुकाबला सेना से होगा। मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में रात 8 बजे ओडिशा और मणिपुर की टीम आमने सामने होंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। केरल में अगले कुछ दिन तक गरज के साथ आंधी और तेज वर्षा जारी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य में शुक्रवार तक कई स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चल रही हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नया नाम दिया था और जो कारशियांग में नजरबंदी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बच निकलने में मददगार रही थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कहा, सहकारिता क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनॉथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम और दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सामने मौजूद कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। केंद्र गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर दिल्ली के लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।